पिक्चर चालू करो बे। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया था। इनमें से एक तो झूठ है। चलो इतनी तो बोलने में गलती हो सकती है, 35 साल हो 40 साल हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि वो एमएलए पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 इयर्स। लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर लिए। ये फोटोज देखो उनकी आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने, अमेरिका में, हॉलीवुड के सामने, लंदन गए, वो मलेशिया गए। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर ले 90s में? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और साथ ही साथ इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने बीए और एमए की 2 डिग्रीज भी कर ली एलिजिडली। ये कैसे हो गया? बात तो सही है। आप ही बताओ दोस्त। साल 1990 में डायकाम मॉडल 1 रिलीज हुआ था, जो कि यूएस में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कैमरा था। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने पहली बार डिजिटल कैमरा 1987 या 1988 में यूज किया था। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद। मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। वाह क्या फकीरी है। अपनी कलम को गिरवी रख चुका एक गीतकार कहता है कि फकीरी है आपके स्वभाव में। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में। तुम्हें शर्म है खुद? एक तरफ तो शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं देश ने। बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ 2 धोती और 2 कुर्ते हुआ करते थे। कुर्ता फटकर इस्तेमाल करने लायक ना रहे तो उसे भी रुमाल बना लेते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। अरे रुको जरा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट की इन फोटोज को देखिए। एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। द प्रिंट में लिखेगा इस आर्टिकल को देखिए। उत्तराखंड और हिमाचल जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 8 घंटे में 4 बार कपड़े बदले। कोई इनसे सीखे। इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती करने गए तब भी कपड़े बदलते जा रहे हैं। हुगली टाइम्स वालों ने तो इनकी फैंसी ड्रेस का एक पूरा कोलाज बना दिया। इंडिया टुडे ने भी इनकी 22 हेड गियर्स की कलेक्शन दिखाई है इस आर्टिकल में। और इस इंडियन एक्सप्रेस के कोलाज को भी देखिए। अगर ये फकीरी वाली बात भी नहीं बैठती लोगों में तो इस सब के बाद अगला हथियार आता है कि इनको भगवान का अवतार ही बना दो। ये भगवान क्या जुल्म है। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कितनी बार कितने नेताओं ने बार बार प्रधानमंत्री मोदी को भगवान से कंपेयर किया है। और मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान बन के आए। भगवान ने ही मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है। मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मोदी जी है ना साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। अरे कुछ लोग तो मंदिर भी बनाने लग गए। पुणे में एक बीजेपी वर्कर ने नरेंद्र मोदी के लिए मंदिर बना दिया। गुजरात में इनका एक मंदिर बना, तमिलनाडु में इनके लिए एक मंदिर बना। क्या मजाक चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने एक बार ही कहा था भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। अच्छा। और एक बार इन्होंने कहा बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध तो नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो कौन सा तीर मारा? तो एक बार ही कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। ये तो धोती खोल रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा। ठीक है।
अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। अभी और सुनिए। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी, जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? उड़ीसा में जाकर कहते हैं कि ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, और कर्नाटका में जाकर कहते हैं नहीं, हम कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं, कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। इनमें से एक तो झूठ है। बात समझ रहे हो ना दोस्तों? वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। पूरे देश में यही स्ट्रैटेजी चलाई जाती है। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए। बिहार में समीकरण कुछ और थे, तो वहां मोदी शांति दूत बन गए। ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पर नहीं बंटने दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। और 14 मई को तो इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। और अभी तो रुको। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आप में से कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये कैसे हो सकता है? मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है? या फिर इन्हें अब कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है? ऐसा नहीं है, इनके ये 2 चेहरे हमेशा से ही रहे हैं। 2014 के इस ट्वीट को देखिए, सेक्युलरिज्म हमारे खून में है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? साल 2005 में दोस्तों अक्षरधाम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। इस फोटो को देखिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, विपक्षी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी लोग कई सारे साधुओं के साथ देखे जा सकते हैं। अभी मजा आएगा ना। लेकिन अब राम मंदिर की इनॉग्रेशन को देखिए, कौन दिख रहा है यहाँ पर? सिर्फ एक अकेले नरेंद्र मोदी। सिक्योरिटी वालों को भी दूर कर दिया। न्यूज लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट की जिसमें दिखाया गया कि कैसे गांधी दर्शन म्यूजियम, गांधी स्मृति केंद्र और खादी ग्रामोद्योग जैसी अलग अलग साइट्स पर नरेंद्र मोदी के फोटोज और कोट्स घुसाए। क्या यहाँ जगह जगह लिखा हुआ है गांधी दर्शन, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि गांधी दर्शन कम है, यहाँ मोदी जी के दर्शन ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन ठीक अगर इसके आप ऊपर देखेंगे तो इस तस्वीर में यहाँ गांधी जी हैं और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तस्वीर में पीएम मोदी फोटो है इतनी बड़ी, वहीं गांधी जी इतने से। ओलंपिक पदक विजेताओं का सम्मान समारोह हुआ तो उसका पोस्टर देखिए। ये लेफ्ट में है मेडल जीतने वाले और फोटो के राइट में नरेंद्र मोदी की फोटो। सरकारी स्कीम से लेकर सड़कों और अस्पतालों के नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर है। नमो किसान सम्मान दिवस, नमो फ्री डायलिसिस सेंटर, नमो डे केयर सेंटर, नमो मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स, नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज, नरेंद्र मोदी मार्ग, ये तो धोती खुल रहा है। मोदी आवास घरकुल योजना। 2013 में बतखों के साथ फोटोशूट, कभी मोर को दाना खिलाने का वीडियो बन रहा है, कभी मॉर्निंग एक्सरसाइज का वीडियो बन रहा है, तो कभी बीच वाला फोटोशूट, जिम वाला फोटोशूट, जंगली सफारी करते हुए फोटोशूट, फोटो खींचते हुए फोटोशूट। आत्ममुग्ध होने का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि मुफ्त राशन के थैलों से लेकर कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी अपनी फोटो छपवा ली। वाह मोदी जी, वाह वाह। जितना नजर में रहोगे उतना लोगों के दिमाग में घुसोगे। अखबार पर नरेंद्र मोदी, रेडियो पर नरेंद्र मोदी, टीवी चैनलों पर नरेंद्र मोदी, फेसबुक पर नरेंद्र मोदी, पेट्रोल पंप की होर्डिंग्स पर नरेंद्र मोदी, सड़क पर पोस्टर छपे हैं, गूगल एड्स पे करोड़ों खर्च करके अपना चेहरा दिखा रखा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हर एक सरकारी स्कीम के इश्तिहार पे, अरे ये सब तो छोड़ो, कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे भी नरेंद्र मोदी। सेल्फी पॉइंट्स तक बना डाले इन्होंने जगह जगह। 2022 की इस रिपोर्ट को देखिए। आईएनबी मिनिस्ट्री ने बताया कि सरकार ने 8 सालों में 6400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया एडवर्टीजमेंट्स पर। हर रोज का 71 लाख रुपए तो अखबारों में ऐड देने में लगा दिया। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और ये सब तो सरकारी पैसे से चलने वाली एड्स थी। इसके अलावा जो पार्टी फंड से चलने वाली एड है वो अलग, और गोदी मीडिया के एंकर जो दिन रात चाटुकारिता करते हैं वो अलग। गजब बेइज्जती है। हर जगह नरेंद्र मोदी। एक गायक थे जिम मॉरिसन, उन्होंने कहा था कि जो मीडिया को कंट्रोल करता है वो दिमाग को कंट्रोल करता है। बात तो सही है। लेकिन एक और सिंगर थे बॉब मार्ले, उन्होंने कहा था कि हर वक्त हर किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और अब यही हो रहा है कि हर तरफ मोदी का चेहरा देखकर लोग उकता गए हैं। और ये जो वॉर रुकवाने वाली कहानियां, अभी मजा आएगा ना।
इन पर पूछा जा रहा है कि इतनी ही वॉर रुकवाने वाले हो तो मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं रुकवा देते। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसा है, कहीं तो यूज होगा। किसी एक्टर को उठा के बेटी बना देंगे, पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा मणिपुर के दंगे क्यों नहीं रुकवाते। गजब बेइज्जती है। लोग पूछ रहे हैं कि भारत में सब चंगासी है तो 2022 में सब रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.25 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ दी। गुड क्वेश्चन। इस मोदी मैजिक के खत्म होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि बीजेपी को दूसरी पार्टियों के उन नेताओं को अपनी पार्टी में लाना पड़ रहा है जिन पर भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक आरोप लगे। अगर मोदी मैजिक अब सही में बचा होता तो मोदी के नाम से ही चुनाव जीता जा सकता था। इन बाहर के नेताओं को लाने की जरूरत नहीं थी अपनी पार्टी में। ये झूठ, डर और नफरत फैलाने की जरूरत नहीं थी। शाबाश बेटा। नरेंद्र मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? बात तो सही है। ये मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर पर। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना, अग्निवीर। अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को ओपन डिबेट के लिए भी चैलेंज कर दिया है। इतना अच्छा मौका है कि राहुल गांधी के साथ 1-on-1 डिबेट करें और बता दे लोगों को, देश की जनता को दिखा दें कि इन्होंने 10 साल में कितना काम किया। लेकिन ना तो इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन 10 सालों में, ना कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया जिसमें कोई खुलकर सवाल पूछ सके इनसे। तो कहां से इनमें हिम्मत होगी एक डिबेट करने की? अलाउ टू रेस्ट पर्पल बॉर्डर। बस हवा निकल गई। व्हाट्सएप पर और गोदी मीडिया के जरिए आपको बार बार बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी इतने महान हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। देखो वैसे ये एक पर्सनल मामला है, किसी पति पत्नी की आपस में ना बने ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। बात तो सही। लेकिन यही लोग खुद इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं इसे अचीवमेंट के तौर पर दिखाने के लिए। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, कोई सेंस है इस बात? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो क्या वो देश के लिए काम नहीं कर पाए? महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले के बारे में तो सब जानते हैं, क्या उन्होंने देश के लिए महान काम नहीं किया? शाबाश बेटा। आपने अगर रामलीला देखी है तो उसमें भी देखा होगा कि कैसे सीता जी ने भी भगवान राम का साथ दिया वनवास में, और राम ने उन्हें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक ऐसी घटिया नारी विरोधी मानसिकता है जहां आप औरत को एक अड़चन की तरह देखते हो, तुम्हें शर्म है कुछ? जहां आप पत्नी को छोड़ देने को एक अचीवमेंट की तरह दिखाते हो। और केवल पत्नी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर भी व्हाट्सएप माफिया यही बात फैलाता है। अभी और सुनिए। अरे औरों की तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं, कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ दिया। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। तो कौन सा तीर मारा? पंजाब केसरी अखबार ने तो उनकी चरण वंदना करते हुए उनकी तुलना भगवान बुद्ध और महावीर जैन से कर डाली। लेकिन इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कभी भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़कर ऐसे बयान दिए क्या? सम्माननीय, आदरणीय दीदी, शर्म करो। इसके अलावा कुछ और रिवॉर्ड्स हैं, जैसे कि मोदी आपको अपने घर बुलाएंगे। अपने भाइयों को नहीं बुलाया वो अलग बात है, लेकिन 2015 में इन्होंने #Super150 इन्फ्लुएंसर्स को अपने घर बुलाया था। क्या बात कर रहे हैं? और इनमें से माँ बहन की घटिया गालियां देने वाले गालीबाज ट्रोल्स बहुत थे। ऐसे लोगों को पीएम मोदी ट्विटर पर फॉलो भी करते हैं और बड़े प्राउडली वो अपने बायो में लिखते हैं, प्राउड टू बी फॉलोड बाय पीएम मोदी। क्या? ये भी देखिए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कितनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, वही लोग जिन्हें पीएम मोदी फॉलो करते हैं। ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया ताकि आप ये विस्तार से देख सको कि हर जगह इन्हें अपने वफादार चाहिए। नेता, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, ईडी, सीबीआई अफसर, इलेक्शन कमिश्नर, आरबीआई गवर्नर, जज, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन, यूनिवर्सिटीज के वीसी, फिल्म मेकर, पत्रकार, क्रॉनी सेठ, स्पिरिचुअल गुरु, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, हर जगह इनके लोग। ये तो धोती खोल रहा है। और ये सारे लोग चाहे अव्वल दर्जे के भ्रष्टाचारी हो, क्रिमिनल हो, निकम्मे हो, इनमें कोई खास टैलेंट ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनकी वजह से देश का विज्ञान, देश की कला, देश की इकोनॉमी सब नीचे गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस बात यह है कि नरेंद्र मोदी का वफादार होना चाहिए। देश का पूरा सिस्टम ही नरेंद्र मोदी के वफादारों और चाटुकारों का सिस्टम बन जाए। गजब बेइज्जती है। चारों तरफ इन्हीं के ही लोग, इन्हीं के ही गुणगान। सरदार पटेल का नाम हटाकर स्टेडियम का नाम अपने नाम पर कर लिया और स्टेडियम के 2 एंड्स के नाम इनके दोस्त अंबानी और अडानी के नाम पर दे दिए। एक बहुत बड़ा फूलों का हार लेकर आया गया था। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो सभी नेता उस माला के अंदर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ आप देखिए। अमित शाह और राजनाथ सिंह को देखिए,
मोदी जी को जय श्री राम। वाह मोदी जी वाह। एक बार साहेब ने अपनी सुरक्षा में लगे हुए एसपीजी कमांडो को डांट दिया था, देखिए। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। अभी मजा आएगा ना। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। साथ ही कमांडो से खुद से थोड़ी दूरी बनाने को भी कहा। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं, उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली है। शुरुआत एक बार फिर से उनके बचपन से करते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी की पढ़ाई हुई थी भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में। क्या? उनके संस्कृत के टीचर प्रहलाद पटेल ने बताया कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। उनके बायोग्राफर निलंजन मुखोपाध्याय ने भी यही बात कही। लेकिन दिलचस्प बात सुनिए, उन्हें स्कूल के नाटकों में एक्टिंग करना बहुत पसंद था। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन अगर मेन रोल ना मिले तो उस नाटक में एक्टिंग करने से ही मना कर देते थे। 8 साल की उम्र में ही वो आरएसएस के संपर्क में आ गए थे। साल 1958 में दिवाली के दिन वो वडनगर की आरएसएस शाखा में बाल स्वयं सेवक बने। अरे साला। उनके स्कूल के सहपाठी सुधीर जोशी ने बताया कि शाम को स्कूल के बाद वो घर पर किताबें रखते और सीधा शाखा चले जाते। इसके बाद 1972 में 22 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक बने। अभी और सुनिए। और 15 साल बाद 1987 में उन्हें बीजेपी में लाया गया। उन्हें एक कमाल के ऑर्गेनाइजर के रूप में देखा जाता था, जैसे कि एनडी मरीनो उनके द्वारा लिखी गई नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल बायोग्राफी में बताते हैं। और अभी तो रुको। जैसे कि नरेंद्र मोदी के बचपन की ये फोटो देखिए। वे 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? जरा खुद ही सोचकर देखिए, सूट तक पहन रखे हैं इन्होंने अपनी बचपन की फोटोज में। मैं खुद 1994 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरी तो बचपन की ऐसी कोई फोटो नहीं मिलेगी आपको जिसमें मैंने कोई सूट पहन रखा हो। बात तो सही है। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। इंडिया टुडे ने इनकी पुराने घर की एक फोटो पब्लिश करी थी, स्क्रीन पर देखिए। बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन क्या आपको ये 1950s के किसी बहुत गरीब परिवार का घर दिखता है? परिवार में नरेंद्र मोदी के 5 भाई और 1 बहन है। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा था कि उन 5 भाइयों में से जिसका नंबर लगता था वो मदद करने चले जाता था। ये तो धोती खोल रहा है। उनके पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, उन 5 भाइयों और 1 बहन को बड़ा किया। इसलिए नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। जब बेइज्जती है। वैसे तो नरेंद्र मोदी मटन और मछली पर बहुत शोर मचाते हैं अपने भाषणों में। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हलाल बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। जो असली गंगा पुत्र थे स्वामी सानंद, गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए उनकी 4 डिमांड थी। प्रधानमंत्री मोदी को 3 चिट्ठी लिखी उन्होंने। आरटीआई से पता चला कि पीएमओ तक वो चिट्ठी पहुंच गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब 111 दिन तक अनशन पे बैठने के बाद उनकी मृत्यु हुई, तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी का मुंह खुला और वो भी ट्विटर के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन्हें। तुम्हें शर्म है कुछ? एक हिंदू होकर कभी उनके मन में ख्याल नहीं आया कि किसी संत की मृत्यु होने का उन पर पाप लग सकता है? और वो तो हम क्या ही बात करें जो किसान आत्महत्या से मरते रहे हैं, उनमें क्या हिंदू नहीं है? उन हिंदुओं के लिए क्या किया? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? प्रज्वल रेवन्ना की उन वीडियोस में 2900 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण देखने को मिला। उनमें भी तो कई हिंदू औरतें थी। जो महिला पहलवान बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी थी, वो भी हिंदू थी। उनका क्या? अरे मैं क्या बताऊं मैं? कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी तो प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे और अब बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट भी दे दिया। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। बेटा, तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़ुओं को आजादी दिला दी। मोदी की गारंटी, चारों तरफ हर जगह यही ऐड छाप रखी है। कुछ दिन पहले एक भाषण में गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को लेकर। मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। अच्छा, गारंटी की असलियत सुनो।
हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। क्या समझा मेरे को? सच बात यह है कि सारे भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी के अंदर है और जो नेता सलाखों के पीछे हैं वो तो वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। सही पकड़े हैं। एनडीटीवी के बिकने से पहले उस पर सीबीआई रेड हुई थी। न्यूज लॉन्ड्री पर इनकम टैक्स सर्वे हुआ, बीबीसी इंडिया पर रेड हुई, द वायर पर रेड हुई। क्या बात कर रहे हैं? और दूसरी तरफ गोदी मीडिया है जो इनकी तारीफ करेगा, अपने चैनल पर रोज मोदी 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 का गाना गाता रहेगा। उन्हें सरकारी विज्ञापन मिलेंगे, उनके साथ मोदी जाकर इंटरव्यू करेंगे। बात तो सही है। एनडीटीवी इतने सालों से एक बड़ा न्यूज चैनल रहा था, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई थी एनडीटीवी को इंटरव्यू देने की। लेकिन अब जब अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया है, अब एनडीटीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। कंपनियों का भी यही हाल है देश में दोस्तों। कोई कंपनी चंदा देगी तो उसे धंधा मिल जाएगा, चाहे नकली दवाइयां पास करानी हो। एक बार पुल गिरने के बावजूद भी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अभी और सुनिए, इनकम टैक्स की रेड से मिले हुए नोटिस वापस हो जाएंगे। अडानी तो पुराने साथी हैं, उन्हें एयरपोर्ट से लेकर कोयला सब मिला। शर्म करो शर्म।